वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? जो वेद हैं आपके चार, कितने वेद हैं? चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सब का संकलन करता किसे माना जाता है? तो उसका आंसर क्या है? वेद व्यास जी। किसे माना जाता है? वेद व्यास, जिनका पूरा नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास को एक कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी कहा जाता है। तो वेदों का संकलन करता वेद व्यास जी को माना जाता है। ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण किस वेद के ग्रंथ हैं? ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी। किसके हैं ये? ऋग्वेद के हैं। कौन? ऐत्रेय और कौशिकी ऋग्वेद के हैं। और आप YouTube में अनुपम सर सब्सक्राइब करना न भूलें। इसका कितनी है? तो वेदांगों की संख्या कुल कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है वेदांग। कितने वेदांग होते हैं अगर आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे 6 वेदांग होते हैं। कौन कौन है ये आप देख लीजिए। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। दीज आर 6 वेदास। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी, कल्पसूत्र, राजतरंगिणी के और हितोपदेश के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी, कल्पसूत्र और राजतरंगिणी और हितोपदेश। तो अष्टाध्यायी के राइटर कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि, कल्पसूत्र भद्रबाहु, कल्पसूत्र भद्रबाहु, राजतरंगिणी कल्याण, राजतरंगिणी कल्याण और हितोपदेश के नारायण पंडित, हितोपदेश के नारायण पंडित। नेक्स्ट है रेहेला के रचनाकार कौन है? रेहेला। तो जो रेहेला के रचनाकार हैं वो इब्न बतूता है। कौन है? इब्न बतूता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे, मोरक्को का रहने वाला था। और इन्होंने रेहेला की जो रचना की है वो अरबी भाषा में की है, अरबियन लैंग्वेज में की है। और रेहेला में बेसिकली डाक व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। याद रखें इस बात को। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? सबसे पहले जो पुरापाषाण काल औजार की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की 1863 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम से। कहां से? पल्लवरम 1863 रॉबर्ट ब्रूस फूट। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम जो उल्लेख किसने किया सबसे पहले? तो आप बताएंगे किसने किया? चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा की टीले का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में किया गया है ना। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहां पर किया गया? तो प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में उत्तराखंड पीएस में आया भी था कि प्रथम जैन संगीत जो फर्स्ट जैन सेरेमनी हुई थी, जैन संगीत का आयोजन कहां पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे। जिस तरह बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई हैं, उसी तरह जैन धर्म में 2 संगीति हुई हैं। पहली संगीत पाटलिपुत्र में हुई जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की, जबकि दूसरी संगीति जैन संगीत कहां पर हुई? बल्लवी गुजरात में हुई थी। बल्लवी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष देवादी क्षमाश्रमण थे। देवादी क्षमाश्रमण थे। और ये पीडीएफ निःशुल्क आपको मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर एक पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगी। जुटे रहिए लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिकंदर की डेथ कब हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी वो 323 ईसा पूर्व में, 323 बीसी में बेबीलोन पे हुई थी। याद रखें इस बात को। सर्वप्रथम अशोक स्तंभ की खोज किसने की थी? सबसे पहले अशोक का जो पिलर थे उनको किसने खोजा? तो टिफेन थेलर ने खोया था 1750 में। टिफेन थेलर द्वारा 1750 में। कहां पर? दिल्ली में। और अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम पढ़ा किसने है? तो सर्वप्रथम पढ़ा किसने है वो आप बताते हैं। जो पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, किसने प्राप्त की थी बताइए। तो सर्वप्रथम पढ़ा किसने है? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। जेम्स प्रिंसेप 1837 में पढ़ा। खोजा टिफेन थैलर ने 1750 में, पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। याद रखेंगे इस बात को। मलेशिया में किंटा घाटी किस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो किंटा वैली है मलेशिया में, क्वेश्चन वैसे आ सकता है किंटा वैली कहां पर है? मलेशिया में। किसके लिए? टिन उत्पादन के लिए फेमस है, टिन उत्पादन के लिए। इंद्रावती और कलेसर नेशनल पार्क कहां पर है? तो इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, बस्तर के आसपास पड़ता है। और कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़, कलेसर हरियाणा। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में पृथ्वी की सतह का औसत तापमान क्या होगा? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या
-18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो कि मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल नहीं होगा। इसलिए ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ये संभव, अगर ना हो तो ये संभव नहीं हो पाएगा। हींग, आप जानते हैं हींग किससे प्राप्त होती है, पूछा भी गया है। तो हींग जो होता है पौधों की जड़ों से, वृक्षों की जड़ों से प्राप्त होती है। बेसिकली ये अम्बेलिफेरी कुल का एक वृक्ष होता है, उसकी जड़ों से प्राप्त होती है। उसकी जड़ों से जो प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर हिंग बनाई थी, जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर जड़ों हिंग बनाती है। तो हिंग से प्राप्त होती है बच्चों की जड़ों से, रूट से। लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन कौन बुला सकता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। और याद इस बात को रखें, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाने का अधिकार किसको है? प्रेसिडेंट को है। कॉल ऑफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को, बट इसकी जो अध्यक्षता होती है वो स्पीकर करता है। यानी कि ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत, 108 अनुच्छेद के तहत। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। और ज्वाइंट सेशन आता है सिर्फ सामान्य विधेयक में। तो ICDS समन्वित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम को कब लॉन्च किया गया था? ICDS को कब लॉन्च किया गया था? तो अक्टूबर 1975 में, अक्टूबर 1975 में स्टार्ट किया गया था। इसमें 6 सेवाएं, कितनी सेवा मिलती हैं? 6 सर्विसेज मिलती हैं। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो स्कीम थी, समन्वित बाल विकास सेवाएं, 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो यूपी में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है यूपी में? तो प्रयागराज में बन रही है। कहाँ पर बन रही है? प्रयागराज में। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना जो हृदय कार्यक्रम है आपका, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना हृदय कार्यक्रम, जिसको 21 जनवरी 2015, 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसमें कुल 12 शहर सिटी शामिल थे। बताना है आपको यूपी में कितने शहर शामिल है इस बारे में से। तो यूपी के 2 शहर शामिल है, बनारस और मथुरा। वाराणसी और मथुरा यूपी के 2 शहर हृदय योजना में शामिल हैं, जिसमें कुल 12 शहर शामिल हैं देश के। कितने शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है या अशोक का नाम उल्लिखित मिलता है? अधिकांश शिलालेखों में प्रियदर्शन मिलता है, बट अशोक का नाम सिर्फ अशोक किसमें मिलता है? वो 4 शिलालेख हैं, मास्की, गुर्जरा, उदगोलम, नेत्तूर। ये 4 रॉकेट एडेसी हैं, मास्की, गुर्जरा, उदगोलम और नेत्तूर, जहां पर अशोक का नाम अशोक मिलता है। लगातार जुटे रहिए, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर इसकी निःशुल्क PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप अनुपम सर GS ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद मैं इनको छांट करके आपके लिए लाता हूं, ताकि आप देख सकें कि आपके एग्जाम से कितने क्वेश्चन फंसते हैं। गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन थे? तो गाथा सप्तशती के जो रचनाकार थे वो हाल थे। कौन थे? हाल। ये सातवाहन शासक थे और इन्होंने इसकी रचना प्राकृत भाषा में की थी। हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की प्राकृत भाषा में। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं आप सब लोग, ने अपनी पुत्री प्रभावती का जो मैरिज थी, विवाह था, वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड से किया था। किससे किया था? वाकाटक रूलर रुद्रसेन सेकंड से। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो जो सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य आपको मिलता है वो 510 ईस्वी के आसपास मिलता है, 510 ईस्वी मिलता है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। एरण MP में पड़ता है, वहां से गुप्तकालीन अभिलेख मिला है जो कि भानुगुप्त का है। यहाँ पर सेनापति गोपराज की पत्नी का सती होने का उल्लेख मिलता है। रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शेयर करते रहिए अधिक से अधिक। सम्राट हर्ष द्वारा लिखित नाटक कौन कौन से हैं? तो सम्राट हर्ष ने 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली 3। और अभी इनमें से एक क्वेश्चन उत्तराखंड पेज पर मिल भी चुका आपको। सम्राट हर्ष द्वारा लिखित नाटक कौन कौन से हैं? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली 3। हालांकि बताया भी जाता है कि इसको किसी धावक नाम के व्यक्ति ने लिखा था, लेकिन बाद में हर्ष ने उसे पैसे देकर अपने नाम से छपा ली। जो भी रहा हो, बट आपको 3 नाटक याद रखने हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। टेलीग्राम हमारा ग्रुप का ये लिंक है, हमारा अनुपम सर GS ग्रुप, इस नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तोल्कापियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले, ये संगम काल की रचनाएं हैं। दक्षिण भारत में संगम काल में चोल, चेर, पांड्य थे, तो उनके रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। तो जो रचनाएं हैं तोल्कापियम, इसके रचनाकार हैं तोल्कापियर, शिल्पाधिकारम के इलांगो इडिगल और मणिमेखले के हैं शीतले सत्यनारायण। तोल्कापियम, तोल्कापियर, शिल्पाधिकारम, इलंगो आदिगल, मणिमेखले, शीतले सत्यनारायण। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, जैसे 9 था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों, जो रथ टेम्पल्स हैं, पहली बात तो पूछेंगे रथ मंदिर कहाँ बने हैं? तो महाबलीपुरम में।
इन्हीं को सप्त पैगोडास भी कहते हैं। तो इसका निर्माता कौन था? तो इसका निर्माता पल्लव वंश था और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इनका निर्माण करवाया था। इन रथ मंदिरों को सप्त पैगोडास भी कहते हैं और इसमें सबसे छोटा रथ जो है द्रौपदी रथ है, जबकि सबसे बड़ा धर्मराज रथ है। सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी रथ। सबसे बड़ा धर्मराज रथ है। रट लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 11, कैवर्त विद्रोह किसके समय हुआ था? तो जो कैवर्त रिवोल्ट हुआ था, कैवर्त विद्रोह हुआ था, वो आपका पाल वंश के शासक महिपाल द्वितीय के समय, पाल वंश के शासक महिपाल द्वितीय के समय हुआ था। और इसी पाल वंश के शासक थे एक धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बसाई थी। यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूले। कन्नड़ साहित्य का तिरत्न किसे मानते हैं? तो कन्नड़ साहित्य का जो तिरत्न है, 3 जो प्रसिद्ध वहां के रचनाकार हैं, पंप, पोन और रन्न। पंप, पोन एंड रन्न को कन्नड़ साहित्य का तिरत्न माना जाता है। रानी रुद्रमा देवी संबंधित थी किससे? काकतीय वंश से। काकतीय वंश से, बहुत महत्वपूर्ण, अभी आया उत्तरायण पीसीएस में। वारंगल के काकतीय वंश से संबंधित थी रानी रुद्रमा देवी। किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा गया है? किस राजा को गुलामों का गुलाम कहा जाता था? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसे? इल्तुतमिश को। और आज का अंतिम क्वेश्चन, तैमूर लंग ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था, कब किया था? 1398 में। पूछते हैं आपसे, तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में, जिसने बड़ी मात्रा में नरसंहार किया था, दिल्ली में कत्लेआम मचाया था। किसके समय किया था? नसरुद्दीन महमूद के समय। नसरुद्दीन महमूद के समय आक्रमण किया था। और अनुपम सर जीएस ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन करिए लगातार। नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आप सब जानते हैं, लूनी एक रिवर है जो राजस्थान और गुजरात होते हुए समुद्र में नहीं पहुंच पाती, समुद्र से पहले ही विलीन हो जाती है। लूनी नदी का जो ओरिजिन है वो नाग पहाड़ी अजमेर से है। नाग पहाड़ी बेसिकली अरावली की एक पार्ट है और अजमेर में एक लेक है, आना सागर लेक, उसी के पास से इसका ओरिजिन होता है। और एक क्वेश्चन एक और आता है, हमेशा पूछते हैं कि कौन सी नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती? तो लूनी जो है ये कच्छ के रन में ही विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। और थार मरुस्थल में एकमात्र बहने वाली नदी है लूनी। इसी को पहले सागरमती या लवणावती भी कहते थे। इसका एक नाम सागरमती भी है। इसका ओरिजिन नाग पहाड़ी अजमेर से है, जो कि अरावली की एक श्रृंखला है। अरावली इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन सीरीज ऑफ द वर्ल्ड। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है और अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचाई भी आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिक फील्डर, हबूब, यामू किस किस देश में चलने वाली हवाएं हैं? तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में, हबूब सूडान में, यामू जापान में। ये गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं लोकल विंड्स हैं, वार्म लोकल विंड्स हैं। तो ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, हबूब सूडान में चलती है, यामू जापान में। ये क्वेश्चंस आपको बार बार मिलते हैं और अभी भी आप उत्तराखंड पीसीएस में भी कर चुके हैं, यूपी में भी कर चुके हैं। और यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लगातार शेयर करते रहें। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज को आप यूं ही मत समझे, हल्के मत ले, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तब इसकी उपयोगिता मालूम चलेगी। आप लगातार बने रहिए इसके साथ, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1, B2, B5, B6 एंड B12 के साइंटिफिक नेम क्या हैं? विटामिन B12, B1, B2, B5, B6 और B12 के वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे गए हैं, तो आपको बताने हैं। क्या नाम होंगे? साइंटिफिक नेम बताइए जल्दी से। आप सब जानते हैं B1 को हम थाइमिन कहते हैं, B1 को हम क्या कहते हैं? थाइमिन। B2 आपका रेबोफ्लेविन, B2 रेबोफ्लेविन हो गया। B5 आपका पेंटोथेनिक एसिड हो गया। B6 को पाइरिडॉक्सिन बोलेंगे और B12 साइनोकोबालामिन। एक बार फिर सुन लीजिए, B1 थाइमिन, B2 रेबोफ्लेविन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल, B6 पाइरिडॉक्सिन और B12 साइनोकोबालामिन। और विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होते हैं, एक जल में विलय होते हैं, एक वसा में। तो जल में जो विलय होते हैं वो कौन से होते हैं? BC जल में होती है हमेशा। तो याद रखिए, वाटर सोल्यूबल कौन से? विटामिन B एंड विटामिन C। बाकी सभी फैट सोल्यूबल हैं वसा में। किस आर्टिकल के तहत श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? किस आर्टिकल के तहत पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्रीज में शुरू किया गया है? तो आर्टिकल 43A अनुच्छेद 43A कहता है श्रमिकों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर्स इन वर्कर्स इन मैनेजमेंट। तो जो आर्टिकल 43A है कब जोड़ा गया था? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 43A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया था। तो 43A में श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन
और दल बदल अधिनियम से संबंधित शेड्यूल कौन सी हैं, संबंधित अनुसूची कौन सी? तो आप सब जानते हैं राज्यसभा में सीटों का आवंटन 4थी अनुसूची में और दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट इज शेड्यूल नंबर 4th एंड एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल अधिनियम जो है 10th शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 6 है 6वीं अनुसूची के प्रावधान किन किन राज्यों पर लागू होते हैं? जो 6th शेड्यूल के रूल्स हैं वो किन किन स्टेट्स पर लागू होते हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों पर 6वीं अनुसूची 6th शेड्यूल के प्रावधान लागू होते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 6वीं अनुसूची 6th शेड्यूल बेसिकली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल्स एरियाज हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान हैं वो 6th शेड्यूल में है। क्वेश्चन नंबर 7 मनी बिल धन विधेयक किस आर्टिकल में है? धन विधेयक किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में मनी बिल का उल्लेख है। और जितने भी आर्टिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं वो आपको सब नहीं पढ़ने होते। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, आप पॉलिटी प्लेलिस्ट में टिक करेंगे, वहाँ पर 5-6 वीडियो पढ़ें और वो ऐसे महत्वपूर्ण 2 वीडियो खाली पढ़े अनुच्छेद और 3 पढ़े, उसके एक 2-3 वीडियो है मात्र, उससे पूरा कवर हो जाएगा। आपको कहीं से कभी और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। तो एक बार प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आसानी से आप आर्टिकल्स के आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब अधिसूचित किया गया था? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब अधिसूचित किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? तो NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया था। 10 सितंबर 2013 को। इसमें क्या है कि 67% ओवरऑल पॉपुलेशन शामिल की गई, देश की कितनी 67% पॉपुलेशन शामिल की गई, जिसमें से ग्रामीण रूरल एरिया की 75% है, अर्बन की 50%। ग्रामीण में 75% लोग, 75% अर्बन रूरल एरियाज़ के एंड शहरी अर्बन एरिया के 50% लोग शामिल होंगे। और ये निःशुल्क PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम अनुपम सर GS ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में क्या क्या कथन सत्य हैं? तो सत्य क्या है कि CSR की जो अवधारणा की गई है CSR को जो कंपलसरी बनाया गया वो कंपनी एक्ट 2013 के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR को अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। और उसमें भी ये रखा गया कि पिछले 3 वर्ष के औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करना होगा। कितना? 2%। ये पीसेस में आ भी चुका था, उसमें 1% दिया था, वो गलत था। तो कंपनी एक्ट 2013 से CSR आया है और ये अपने कंपनी अपने टर्नओवर का जो पिछले लास्ट 3 ईयर्स का जितना भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट का 2% CSR में खर्च करेंगे। CSR मतलब क्या होता है? ऐसे काम जो समाज के, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में वो कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी ताकि लोगों की भलाई के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व निभा सकें। क्वेश्चन नंबर 10 है कृष्णदेव राय जो विजयनगर के शासक थे, आप जानते हैं तुलु डायनेस्टी के। तो कृष्णदेव राय जिनको आंध्र भोज भी कहा गया, क्या कहा गया है? आंध्र भोज भी कहा गया है। तो उनके द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो कृष्णदेव राय एक महान शासक थे जिन्होंने तलवार के साथ कलम पर भी बराबर अधिकार था, तो कलम के द्वारा उन्होंने बहुत काम किए। तो जामवती कल्याणम एक पुस्तक लिखी है उन्होंने, जामवती कल्याणम, ये संस्कृत में लिखी है जामवती कल्याणम। आमुक्त मालदाय बहुत पूछी जाती है, तो आमुक्त मालदाय ये तेलुगु में है, आमुक्त मालदा तेलुगु में है। तथा उषा पर्णे नामक नाटक, यानी 3 पुस्तकें लिखी उन्होंने प्रमुख कृष्णदेव राय जिन्हें आंध्र भोज भी कहते हैं। जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम संस्कृत में, आमुक्त मालदाय तेलुगु और उषा पर्णे नाटक। साथ ही साथ इन्होंने 2 महान मंदिरों का निर्माण भी करवाया, हजारा राम टेम्पल और विट्ठल स्वामी मंदिर। हजारा मंदिर तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज थे। क्या थे? अष्टदिग्गज ये तेलुगु के महान 8 कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे, जिसमें कृष्णदेव राय, तेनालीराम के नाम आपने सुना ही हुआ है, अल्लासानी पेदन्ना वगैरह बहुत लोग थे। यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लगातार ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कृष्णदेव राय जिन्हें आंध्र भोज भी कहते थे, इन्हीं के कोर्ट में अष्टदिग्गज भी थे। इन्होंने जामवती कल्याणम, आमुक्त मालदाय, उषा पर्णे नामक नाटक लिखे, साथ ही हजारा राम तथा विट्ठल स्वामी से मंदिरों का निर्माण भी करवाया।
अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी डायनेस्टी? तो बहमनी डायनेस्टी का जो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था वो अलाउद्दीन बहमन शाह था। अलाउद्दीन बहमन शाह, उसी ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। अलाउद्दीन बहमन शाह को ही हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य का फाउंडर अलाउद्दीन बहमन शाह, आयदर हसन गंगू, और इनकी कैपिटल थी गुलबर्गा। नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एक दो बार आते ही आते हैं। अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैतवाद एंड शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक फाउंडर कौन थे? तो अद्वैतवाद के फाउंडर शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य और शुद्धाद्वैत के वल्लभाचार्य। फिर सुन लीजिए, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य और शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ही पुष्टि मार्ग की भी स्थापना की थी, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। और इनकी व्याख्या हम लोग कभी मेंस के पर्पज से करेंगे कि अद्वैतवाद क्या है, विशिष्टद्वैतवाद क्या है। किसे संतों का संत कहा जाता है? संतों का संत रैदास को। किसे कहा जाता है? संतों का संत रैदास को। संतों का संत रैदास को कहा जाता है। और किसने कहा है? ये कबीर ने कहा है। संतों का संत रैदास को किसने कहा है? कबीर ने कहा है। संतों का संत रैदास जी को कहा जाता है। रैदास का जन्म भी बनारस में हुआ था। और किसने कहा था? कबीर ने कहा था। और कबीर का जन्म बनारस में हुआ था, मगहर के पास, काशी में हुआ था, लहर तालाब के पास। मगहर उनकी डेथ हुई थी। कबीर का जन्म आपसे पूछ सकते हो तो मैंने लिख भी दिया है। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और इनकी डेथ मगहर में 1518 में हुई थी। कुल 120 वर्षों तक ये कबीर दास जिए थे। कबीर की जो प्रसिद्ध पुस्तक साखी शबद रवैनी। कबीर का जन्म 1398 में काशी के पास लहर तालाब में नीरू नीवा नामक जुल्हा नामक दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया। और इनकी डेथ मानी जाती है मगहर में 1518 में। 120 वर्षों तक कबीर जिए। और कबीर अपने ज़माने के फक्कड़, मस्त मौला और बेहतरीन अपनी बात को कहने वाले भक्तिकाल के सर्वोच्च स्तंभों में एक थे, जिन्होंने कि समाज से आडंबर, छुआछूत, दकियानुकोसी, अमानवीय प्रथाओं, अकाट तर्कों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। और कबीर अपने आप में बहुत महानतम कवि भी थे। चलिए अगला, जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकारों उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को कौन कौन सी उपाधियां दी? तो जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र जबकि अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी। जहांगीर का जो टाइम था वो पेंटिंग्स के लिए, चित्रकारी के लिए मुगल काल का स्वर्णकाल था। जहांगीर भी स्वयं बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था। तो जहांगीर ने चित्रकारों में बहुत बड़ी उन्नति करवाई। स्वयं भी अच्छा चित्रकार था। वो कहता था कोई भी चित्रकार लाएं उसका मैं बता सकता हूँ देख करके किसने किसने बनाया होगा। खैर, जो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके दरबार में, दो महत्वपूर्ण चित्रकार थे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, जिसमें उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्र, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र जबकि अबुल हसन को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई? तो पुरंदर की संधि जो हुई थी 1665 में, 1665 में, बिटवीन शिवाजी एंड मुगलों के बीच। मुगलों का सेनापति कौन था? जय सिंह। शिवाजी, मराठों और मुगलों के बीच हुई थी। मराठों की ओर से शिवाजी थे और मुगलों की ओर से जय सिंह। कौन था? जय सिंह, राजा जय सिंह। तो 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई। मुगल सेनापति जय सिंह था, तो याद रखेंगे इसको। और शिवाजी के बारे में देखें तो शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेरी दुर्ग में हुआ था, इसलिए उनका नाम शिवाजी रखा गया। जन्म शिवाजी का 1627 में हुआ था। उनकी डेथ 1680 में हुई थी, 1680 में। और शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में करवाया था काशी के पंडितों द्वारा, गंगा प्रसाद भट्ट वगैरह। तो ये आप याद। अफलातून किसे कहते हैं? तो आप ये सब जानते हैं कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो सूरजमल जाट थे, भरतपुर के पास उनका राज्य हुआ था, जाटों का राज। तो जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण कहाँ कहाँ करवाया था? तो राजा जयसिंह ने जो वेधशालाओं का निर्माण करवाया था वो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, मथुरा। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस था मथुरा। यूपी में दो स्थान थे, बनारस और मथुरा। यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लगातार हम ब्रह्मास्त्र सीरीज करते आ रहे हैं और आप लगातार देख रहे हैं जैसे पेपर हो रहे हैं उत्तराखंड और या भी आर जो भी हुए, उन सब में कितने क्वेश्चन यहाँ से मिल रहे हैं। और आने वाले पीसेस और बिहार पीसेस के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र सीरीज गलत नहीं करना। राजा रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ था। 2 नवंबर 1780 को हुआ था। और किस मिसल में हुआ था?
तो शुकर-चाकिया मिसल। कौन सी मिसल थी? शुकर-चाकिया मिसल। मिसल आप जानते हैं इनकी एक 12 मिसल थी सिखों की, तो शुकर-चाकिया मिसल में हुए थे और इनके पिताजी का नाम महासिंह था। क्या नाम था? महासिंह। रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ ये भी पूछते हैं, तो आप बता पाएंगे किस में हुआ था? शुकर-चाकिया मिसल में। 2 नवंबर 1780 को महासिंह पिताजी थे इनके, महासिंह इस मिसल के मुखिया थे। लाहौर इनकी राजधानी थी। 1809 में इन्होंने अमृतसर की संधि की थी अंग्रेजों से। अंग्रेजों से कौन सा? चार्ल्स मेटकाप। 1809 में अमृतसर की संधि। पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को हुआ। मराठों और अफगानों के बीच, मराठों के और अफगानों के बीच, तो मराठों की ओर सदाशिवराव भाऊ नेतृत्व करता थे, जबकि अफगानों की ओर अहमद शाह अब्दाली नेतृत्व करता थे, और इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई, दुर्भाग्यपूर्ण। अगला है नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बहुत पूछते, मराठों का एक योग्य नेता था। तो नाना फडणवीस का जो मूल नाम था, ओरिजिनल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। क्या नाम था? बालाजी जनार्दन भानु। पूछ सकते हैं नाना फडणवीस का रियल नेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बालाजी जनार्दन भानु। और इसी नाना फडणवीस को ग्रांड डप ने मराठों का मैकियावेली कहा था। ग्रांड डप ने, जिसने कि मराठों का इतिहास लिखा है, उसने मराठों का मैकियावेली भी कहा था। किसको? नाना फडणवीस को, जिसका रियल नेम बालाजी जनार्दन भानु था। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की? बहुत पूछते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की? तो पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। किसने की? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बहुत पूछी जाती है ब्लू वाटर पॉलिसी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने की, याद रखें इस बात को। अगला है बम्बई शहर का संस्थापक कौन था? किसे माना जाता है? तो गेराल्ड एंगियर को। हालांकि कुछ त्रुटिपूर्ण इतिहास लेखन है, उसकी वजह से ऐसा है। तो बम्बई शहर का संस्थापक गेराल्ड एंगियर को माना जाता है। जिस हिसाब से कलकत्ता का संस्थापक जॉब चॉर्नोक को माना था, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसे संस्थापक मानने से अभी हाल ही मना कर दिया है। तो उसी तरह बम्बई का शहर का संस्थापक गेराल्ड एंगियर, जो भी त्रिपुर, लेकिन अगर ऑप्शन में आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा गेराल्ड एंगियर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में 1664 में हुई। कब हुई? 1664 में हुई। और किसके समय हुई थी? लुई 14, लुई 14वां, वहाँ का शासक था लुई 14वां। अब कुछ हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, वो किन किन राज्यों में हैं, कहाँ से उनका संबंध है, आइए देखते हैं। हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत चांसेस रहते हैं ऐसे नृत्यों की, तो बात कर लेते हैं भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम का संबंध कहाँ से? तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। कथकली का संबंध आपका केरल से है, कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्रा, कुचिपुड़ी आंध्रा। मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल। सत्रिया असम, कथक यूपी, याद कर लीजिए। ये शास्त्रीय नृत्य हैं, क्लासिकल डांस है हमारे। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्रा, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम और कथक उत्तर प्रदेश। कोई ना कोई एक नृत्य आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा और गलत नहीं करना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहाँ इसकी निःशुल्क पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला है, फिर कुछ हम बात कर रहे हैं लोक नृत्यों की, फोक डांसेस की, वो कहाँ से संबंधित है? तो देख लीजिए। पहला रऊप, तो रऊप का संबंध जो है वो कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से है। नाटी का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। नाटी जो डांस होता है वो नाटी नाटी बहुत फेमस है वहाँ, चंबे का, हिमाचल में है। गणगौर और घूमर, ये दोनों का संबंध राजस्थान से, गणगौर और घूमर का संबंध राजस्थान से। स्वांग का संबंध आपका हरियाणा से, स्वांग का संबंध हरियाणा से है। और गरबा का संबंध गुजरात से है, गरबा गुजरात। पडवानी छत्तीसगढ़, पडवानी छत्तीसगढ़। तमाशा महाराष्ट्र और अंकिया नट असम से है, याद रख लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए। रऊप का संबंध जम्मू कश्मीर से, नाटी हिमाचल प्रदेश, गणगौर एंड घूमर राजस्थान से, स्वांग हरियाणा, गरबा गुजरात, पडवानी छत्तीसगढ़, तमाशा महाराष्ट्र, अंकिया नाट असम से। जब भी किसी एग्जाम में कहीं पर भी आपको मिलेगा, अब आपको इससे गलती नहीं करनी है। अगला है, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इन दोनों की स्थापना 1954 में बहुत पूछा जाता है, और अभी पूछा गया हाल ही में, कल ही जो एग्जाम हुआ आपका आरओ वाले में मैच मिलाने को। तो साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई? 1954 में की गई। संविधान सभा का प्रतीक क्या थी? संविधान सभा का प्रतीक या मोहर क्या थी? तो हाथी। संविधान सभा का प्रतीक क्या मोहर क्या था? हाथी, याद करिए, हाथी। भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, हैंड राइटिंग है, ये आप जानते हैं, हैंड रिटन है, पूरी तरह हाथ से लिखा गया है। तो इसे किसने लिखा था? तो याद रखें, बहुत बेहतरीन नाम है, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। भारतीय संविधान पूर्णतः हैंड रिटन है,
फुली हैंडरिटन है, हस्तलिखित है, तो इसे किसने लिखा था? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, याद रखेंगे इसको। अगला है मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है भारत में? तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है रसिया रूस से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। और संविधान संशोधन अमेंडमेंट जो है आपका साउथ अफ्रीका से लिए गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? अंतिम क्वेश्चन है सीरीज का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इस संविधान संशोधन के तहत मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक तथा छोटे राज्यों में 12 नहीं हो सकती है। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये नियम बना दिया गया था कि जो टोटल मिनिस्टर्स होंगे 50% से अधिक नहीं होंगे, साथ ही जो स्मॉल स्टेट लाइक उत्तराखंड वगैरह उसमें 12 से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो ये किससे बनाया गया? 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से नियम बना दिया गया था कि बड़े राज्यों में और केंद्र में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, जबकि छोटे राज्यों में 12 से अधिक नहीं होगी। याद रखें इस बात को। जबकि दिल्ली में अधिकतम कितने हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी चल रही, लगातार आप इसको देखते रहिए। प्रश्नकाल और शून्यकाल का समय क्या होता है? क्वेश्चन आवर और जीरो आवर का समय क्या होता है? तो प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर 11 से 12, 11 to 12 PM और जीरो आवर 12 to 1 PM। शून्यकाल 12 से 1 बजे का समय होता है। यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला है केंद्र राष्ट्र संबंधों से संबंधित समितियां हैं, कौन कौन थी? तो केंद्र राष्ट्र संबंधों से संबंधित जो प्रमुख समितियां हैं, पहली थी सरकरिया आयोग, 1983 में आए। राजेंद्र सिंह सरकरिया इसके अध्यक्ष थे, बी सी रमन और SR सेन इसके अन्य मेंबर थे। सरकरिया आयोग के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह सरकरिया, बी सी रमन, SR सेन, इसमें 3 अन्य मेंबर थे 1983 में। पुंछी आयोग 2007 में भी आया, पुंछी कमीशन 2007 में। राजमन्नार समिति 1969। ये सब तीनों संबंधित जो कमेटियां हैं, सरकरिया और पुंछी और राजमन्नार, ये तीनों का संबंध सेंट्रल स्टेट रिलेशन से, केंद्र राष्ट्र संबंधों से। और सरकरिया आयोग ने ही अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश की थी। इंटर स्टेट काउंसिल जो बनाई गई वो सरकरिया आयोग की सिफारिश पर ही बनाई गई। और इंटर स्टेट काउंसिल का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 263 में है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद है। मई 1990 में इसकी स्थापना की थी। संविधान से संबंधित सभी प्रमुख आर्टिकल और सभी प्रमुख संविधान संशोधन की यूट्यूब पर जाएंगे मेरे चैनल पर, तो वहाँ पॉलिटिम चेकलिस्ट बनी हुई है, आप उसे जरूर सुने। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कम में आपको सब कुछ मिलेगा। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद और अंतर्राष्ट्रीय करारों से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? तो इंटर स्टेट्स रिवर वैलीज का जो है वो आर्टिकल 262 में है। 262 जो अनुच्छेद है वो अंतर्राज्यीय जल विवाद से, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट संबंधित है। जबकि आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों से, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय करारों से आर्टिकल 253 बहुत पूछे जाते, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर। पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक तत्व कौन मिलता है? आपसे पूछते हैं बार बार। तो पृथ्वी के क्रस्ट में जो सर्वाधिक तत्व मिलता है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 46.8%, देन सिलिकॉन है 27.7। नंबर 1 पर ऑक्सीजन है, फर्स्ट रैंकिंग पर क्या ऑक्सीजन है, नंबर 2 पर सिलिकॉन है, नंबर 3 पर आपका एल्यूमिनियम है। तो क्रस्ट में सर्वाधिक ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है। जबकि ओवरऑल संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा अर्थ में क्या है? नंबर 1 पे लोहा है, फर्स्ट पे आयरन 35.5%, फिर ऑक्सीजन है 30%, देन सिलिकॉन। यानी कि पृथ्वी में लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, क्रस्ट में ऑक्सीजन, सिलिकॉन। याद रखेंगे इस बात को, गलत नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित ज्वालामुखी जो वोल्केनो वो कहाँ पर स्थित? आइए देख लेते हैं कौन कौन सी ज्वालामुखी पूछी गई हैं, कभी भी आपसे पूछ लेंगे। तो पहली जो ज्वालामुखी है माउंट ताल, तो माउंट ताल कहाँ पर है? और मेयान और पिनाटुबो ये तीनों कहाँ पर हैं? फिलीपींस में है। माउंट ताल, मेयान, पिनाटुबो ये तीनों कहाँ पर हैं? फिलीपींस में है। कौन कौन सी? माउंट ताल, मेयान, पिनाटुबो फिलीपींस में। देवबंद जो आपका है वो ईरान में है। देवबंद कहाँ पर है? ईरान में है। देवबंद ईरान में है, देवबंद ईरान। चिम्बारेजो इक्वाडोर में है, चिम्बारेजो इक्वाडोर में है। विसुवियस आपका इटली में है। फिर सुन लीजिए, माउंट ताल, मेयान और पिनाटुबो तीनों वोल्केनोज फिलीपींस में, देवबंद ईरान में, चिम्बाराजो इक्वाडोर में और विसुवियस इटली में है। ये बहुत पूछते हैं आपसे। नेक्स्ट है पिरेनीज और वाजेस पर्वत
कहाँ पर स्थित हैं? तो जो पिरेनीज है वो आपका स्पेन एंड फ्रांस के बीच है, पिरेनीज पर्वतमाला बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, जबकि वास्जेस जो है आपका बिटवीन फ्रांस एंड जर्मन, यानी कि वास्जेस फ्रांस और जर्मनी के बीच है, पिरेनीज आपका स्पेन और फ्रांस के बीच, वास्जेस फ्रांस और जर्मनी के बीच है। निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके कुछ प्लेटो हैं, ये प्लेटो कहाँ कहाँ पर है तो देख लेते हैं। तो पहला जो प्लेटो है हमारा लारेसिया, ये कहाँ पर है? तो लारेसिया कनाडा में है, लारेसिया कनाडा। एशिया माइनर अनातोलिया बोथ टर्की, एशिया माइनर और अनातोलिया दोनों पठार तुर्की में है, जबकि ग्रेट बेसिन जो है आपका यूएसए अमेरिका में। ग्रेट बेसिन कहाँ है? यूएसए अमेरिका में। तीनों प्लेटो हो गए, तीनों पठार हो गए। अब बात कर लेते हैं कुछ डेजर्ट, कुछ मरुस्थल फेमस कहाँ कहाँ पे हैं। तो गिब्सन और सिप्सन दोनों कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन एंड सिप्सन ऑस्ट्रेलिया। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, काराकुम तुर्कमेनिस्तान। अटाकामा चिली में है, अटाकामा चिली में। विश्व का सबसे शुष्कतम आपका जो डेजर्ट है वो चिली है, और ये उत्तरी चिली में है, उत्तरी चिली नॉर्दर्न चिली में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अगर कोई तो अटाकामा। मोजावे कहाँ पर है? यूएसए में है, मोजावे यूएसए अमेरिका में है, याद रखना है, इनको गलत नहीं करना है। अब बात करते हैं कुछ लोकल जो विंड्स होती हैं, स्थानीय पवनें कौन कहाँ पर चलती है उससे पूछते हैं। तो आपका पहली जो है जोंडा, जोंडा अर्जेंटीना, जोंडा अर्जेंटीना। हबूब कहाँ पर चलती है? तो हबूब सूडान में, हबूब सूडान में। खमसिन इजिप्ट, खमसिन मिस्र में। मिस्टल स्पेन और फ्रांस में। जोंडा, हबूब, खमसिन तथा मिस्टल कहाँ कहाँ चलती हैं? जोंडा अर्जेंटीना में, हबूब सूडान में, खमसिन मिस्र में, मिस्टल स्पेन और फ्रांस में। ज्वार, टाइड आप जानते हैं, हाई टाइड लो टाइड। तो ज्वार की सर्वाधिक ऊंचाई, जो टाइड होता है उसकी सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? वे ऑफ फंडी, वे ऑफ फंडी। फंडी की खाड़ी कनाडा में, फंडी की खाड़ी कनाडा में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार टाइड आता है। अब कुछ ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, किर्गिज, मसाई, बुशमैन, सेमांग, ये कहाँ पर हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं कुछ ट्राइब्स की, कौन सी ट्राइब्स कहाँ पर है। तो जो किर्गिज, मसाई, बुशमैन, सेमांग की बात करें तो किर्गिज जो है वो आपका मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया में किर्गिज सेंट्रल एशिया में है। मसाई पूर्वी अफ्रीका, बेसिकली केन्या वगैरह, मसाई ईस्टर्न अफ्रीका। बुशमैन कालाहारी डेजर्ट, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। और सेमांग मलेशिया, सेमांग मलेशिया। किर्गिज सेंट्रल एशिया, मसाई पूर्वी अफ्रीका, बुशमैन कालाहारी, सेमांग मलेशिया। पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है पूछा है, हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सर्वोच्च चोटी है वो है तिरिचमीर। कौन सी है? तिरिचमीर, 7,708 मीटर हिंदुकुश पर्वतमाला में। द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान इज तिरिचमीर, 7,708 मीटर इन हिंदुकुश माउंटेन सीरीज। लैंड ऑफ थंडर वोल्ट किसे कहते हैं? तो लैंड ऑफ थंडर वोल्ट किसे कहा जाता है? आप सब जानते हैं, भूटान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भूटान को। लैंड ऑफ थंडर वोल्ट भूटान को कहते हैं, भूटान। और अंतिम क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो श्रीलंका की द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ लंका, महावेली गंगा। महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है, जबकि सबसे ऊंची चोटी आपकी पिदरू तालागामा, 2527 मीटर। हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका इस पिदरू तालागामा या गाला, 2527 मीटर। और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ लंका महावेली गंगा।